ठंडी हवा और खेत के बीच रसोई करने वाली बहुएं। गांव का विशाल शामियाना फूलों और लाइटों से सजा है। शहनाइयों की गूंज के बीच पांचों बहनें सुमित्रा, कविता, विमला, प्रीति और निशा दुल्हन के जोड़े में सजी बैठी हुई हैं। तभी अचानक लड़कियों के पिता रघुवीर प्रसाद हाथ उठाकर पंडित को मंत्र पढ़ने से रोक देते हैं। रुक जाओ, ये शादी नहीं होगी। पंडित जी, रोक दीजिए मंत्र। अब यहाँ कोई 7 फेरे नहीं लेंगे। अरे आप एक क्या कह रहे हैं? 5 बेटियां मंडप में बैठी हैं, होश में तो हो आप। भाई साहब, क्या मजाक है। फेरों का समय निकला जा रहा है और आप ऐसी अनहोनी बात कर रहे हैं। हमसे कोई भूल हुई है क्या? भूल नहीं, गुनाह हुआ है। वो तो भला हो भगवंती जी का, जिन्होंने बता दिया कि आप लोग तो भिखारी हो। आप लोगों के पास ना पैसा है ना घर है, एक छोटी सी झोपड़ी और बंजर खेत, बस यही है ना आपकी औकात। मैंने तो बस सच कहा था रघुवीर भाई, झूठ बोलकर किसी की बेटियों की जिंदगी थोड़ी ही नरक करनी थी। सुना आपने? मैं अपनी फूल जैसी 5 बेटियों को किसी कंगले के घर भेजकर उनका भविष्य मिट्टी में नहीं मिला सकता। बारात वापस ले जाइए। भाई साहब, जुबान को लगाम दीजिए, हमारी पगड़ी मत उछालिए। अगर यहाँ से बारात खाली हाथ लौटी तो बदनामी सिर्फ हमारी नहीं, आपकी बेटियों की भी होगी। मंडप से उठी हुई बेटियों को ये समाज क्या कहेगा, सोचा है आपने क्या? हाँ, ये सही कह रहे। एक साथ 5 बेटियों का रिश्ता टूटना, हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोग जीने नहीं देंगे हमें। तो क्या करूं? भूखा मार दूं इन्हें? एक झोपड़ी में 5 बहुएं कैसे रहेंगी? इनके पास तो खुद के खाने के लाले हैं। मेरी बेटियों को क्या खिलाएंगे? पिताजी, आप हम पर यकीन रखिए। माना कि हम अमीर नहीं हैं, लेकिन हमने अगर शादी का फैसला लिया है तो आपकी बेटियों को भूखा नहीं मरने देंगे। हम भले ही भूखे रह जाएंगे, लेकिन आपकी बेटियां भरपेट खाकर रहेंगी, भरपेट खाकर ही सोएंगी। ये हमारा वादा है। और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए पिताजी। बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान इंसान को जागता जरूर भूखा है, लेकिन किसी को भूखा सुलाता कभी नहीं है। वो चिड़ियों को भी चुग्गा देता है, तो क्या हम इंसानों को नहीं देगा? रामपाल और उसके भाइयों की बातें सुनकर गांव के कुछ बुजुर्ग और रिश्तेदार आपस में गानाफूसी करने लगते हैं। तभी सरपंच साहब आगे आते हैं। अरे भाई देखिए रघुवीर जी, माँ बाप जन्मदाता जरूर होते हैं पर भाग्य विधाता नहीं। हो सकता है इस गरीब घर में जाकर आपकी बेटियों का भाग्य चमक जाए, जो शायद किसी अमीर घर में न चमकता। बेटियों के भाग्य पर भरोसा रखिए। ठीक है, जैसा मेरी बेटियों की तकदीर में लिखा होगा वही होगा। पंडित जी, शुरू कीजिए। चलिए सावधान, कन्यादान के लिए आगे आइए। मंत्रों की आवाज और फिर से गूंजने लगती है। 5 बहनें घूंघट की ओट में एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। हे भगवान, सच में हम इतने गरीब घर जा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा बिमला। कम से कम हम 5 बहनें एक साथ तो हैं, साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। हे ईश्वर, बस हमारी लाज रख लेना। फेरे पूरे होते हैं और विदाई की शहनाई बजने लगती है। 5 बहुएं तांगे में बैठकर अपने ससुराल पहुंचती हैं। सामने एक छोटी सी झोपड़ी है। 5 बहुएं और उनके पति एक साथ दरवाजे पर समा भी नहीं पा रहे हैं। अरे दीदी, थोड़ा उधर किसको ना, मेरा पैर कुचल दिया आपने। इस छोटे से दरवाजे में हम 5 कैसे घुसेंगे? तो क्या मैं उड़कर अंदर जाऊं? जगह होगी तब भी तो घुसूंगी ना। तुम अपना लहंगा संभालो पहले। धक्का मत दो भाई, यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी माचिस की डिब्बी में बंद होने जा रहे हैं। बस करो तुम लोग अपनी ये बचकानी हरकतें। कब बंद करोगी? अब तुम्हारी शादियां हो गई हैं, इस घर की बहुएं हो तुम, थोड़ी समझदारी दिखाओ। एक एक करके तमीज से अंदर चलो। सुमित्रा की डांट सुनकर सब एक एक करके अंदर दाखिल होती हैं। झोपड़ी में न छत का पंखा है न कूलर। कोने में एक पुराना टेबल फैन चर चर की आवाज करते हुए गर्म हवा फेंक रहा है। हे भगवान, यहाँ तो दम घुट रहा है, इतनी गर्मी। मायके में तो कम से कम छत का पंखा चैन की नींद सोने देता था। दीदी, हमारा क्या होगा? ना एसी ना कूलर, रात कैसे कटेगी? निशा, परेशान मत हो। अभी खेतों की तरफ से जब ठंडी हवा चलेगी तो तुम्हें इस पंखे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सुकून की नींद आएगी। सुकून वो तो दिख रहा है, पर हम सोएंगे कहाँ? यहाँ तो सिर्फ एक ही खटिया दिख रही है। घबराओ मत बेटा, मैंने बीच बीच में ये पर्दे लगा दिए हैं। तुम 5 जोड़े अपनी अपनी जगह बना लो। मैं और तुम्हारे ससुर जी बाहर दालान में सो जाएंगे। रात होती है। झोपड़ी के अंदर उमस है और बाहर मच्छरों का आतंक। बहुएं जमीन पर बिछी चटाइयों पर करवटें बदल रही हैं। दीदी, तुम मना नहीं कर सकती थी? कम से कम तुम मना करती तो हम सबकी जान बच जाती। अच्छा, सारा दोष मुझ पर डाल दे। तू तो बहुत तेज बनती है। तूने क्यों नहीं बोला मंडप में कि मुझे इस गरीब घर में नहीं जाना?
हाँ हाँ भुगतो सब। सुमित्रा, मुझे पता है तुम सबको बहुत तकलीफ हो रही है, पर यकीन मानो ये दिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हम पांचों भाई जी तोड़ मेहनत करेंगे। देखना एक दिन मैं तुम्हारे लिए पक्का घर बनवाऊंगा। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हाँ हाँ देख लिया वादा और देख लिया महल। अभी तो एक पंखा नसीब नहीं है, चले हैं महल बनवाने। भगवान ही मालिक है हमारा इस घर में। रात भर मच्छरों और गर्मी से परेशान कोई चैन से सो नहीं पाया और अगले दिन सुबह अगली मुसीबत सामने खड़ी थी। मम्मी जी, बाथरूम किस तरफ है? मुझे नहाना है। बेटा हमारे घर में तो भीतर ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। गांव में तो सब नदी पर या कुएं पर जाकर ही नहा लेते हैं। क्या? नदी पर सबके सामने? मम्मी जी, हम शहर की लड़कियों को बाथरूम में नहाने की आदत है। खुले आसमान के नीचे हम कैसे नहा सकती हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। देख लिया, मैंने कहा था ना, यहाँ कदम कदम पर तमाशा होगा। अब हमें सरेआम नहाना पड़ेगा। तुम लोग परेशान मत हो, हम जानते हैं कि तुम लोगों को इसकी आदत नहीं है। अरे भाइयों, जरा इधर आओ। पांचों भाई मिलकर झोपड़ी के पीछे एक खाली जगह पर 4 खंबे गाड़ते हैं और उन पर पुरानी साड़ियों को लपेट कर एक 4 दीवारी बना देते हैं। ये लो, बन गया तुम्हारा गुसल खाना। साड़ियों का पर्दा लगा दिया है, तुम एक एक करके अंदर जाकर नहा लो, हम बाल्टियां भरकर यहाँ रख देंगे। बहुएं बड़बड़ाती हुई अंदर जाती हैं। जैसे ही पहली बहू ने नहाना शुरू किया तभी भगवंती देवी अपने 3-4 पड़ोसनों के साथ वहां पहुंच जाती हैं। अरे वो पार्वती, ये क्या नृत्य कर रही है? सारी लाज शर्म बेच खाई क्या? खानदान की नाक कटवाने पर तुली है। सही कह रही है दीदी, हमने तो आज तक ऐसा जुबा नहीं देखा। बहुओं को खुले उघाड़े में नहला रही है, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तुमने तो मर्यादा की सारी सीमाएं ही लांघ दी। छी छी छी। सुना आपने? ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। दीदी मुझे बहुत शर्म आ रही है। इससे अच्छा तो हम शादी ही नहीं करते। पिताजी ने पता नहीं क्या सोचकर हमें यहाँ भेज दिया। सही कह रही है निशा, हमारे आत्मसम्मान की तो धज्जियां उड़ रही हैं यहाँ। ये लोग हमें बेशर्म बोल रहे हैं। बस करो तुम दोनों, रोने और कोसने से कुछ नहीं होगा। देखो, शादी के बाद अब यही हमारा घर है। ये लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो। आप कैसे चुप रह सकती हैं सुमित्रा दीदी? ये औरतें हमें क्या क्या सुना रही हैं। छोटी, एक बात हमेशा याद रखना, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है लेकिन कहने वाले का मुंह नहीं। अगर हम इनका जवाब नहीं देंगे तो इनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। दीदी सही कह रही है, हमें अपने पतियों का साथ देना है। आज साड़ियों का पर्दा है, कल ईंटों की दीवार भी होगी। सुमित्रा की बात सुनकर बाकी चारों बहुएं शर्मिंदगी छोड़कर सिर उठाकर गुस्लखाने से बाहर निकलती हैं और पहली रसोई के लिए झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी के अंदर रसोई के नाम पर एक छोटा सा कोना है जहां एक चूल्हा रखा है। पांचों बहुएं रसोई में घुसने की कोशिश करती हैं लेकिन वहां 2 लोगों की भी जगह नहीं है। सुमित्रा दीदी, यहाँ तो हाथ हिलाने की भी जगह नहीं है। चूल्हा जलाया तो हम सब धुएं से ही मर जाएंगे। सही कह रही हो, चलो चूल्हा बना लेते हैं। वहां खुली हवा भी मिलेगी और हम पांचों मिलकर काम भी कर पाएंगे। पार्वती जी बहुओं की मदद के लिए मिट्टी और ईंटें लाती हैं। बहुएं पढ़ी लिखी हैं, उन्हें चूल्हा लीपना नहीं आता। पार्वती जी चूल्हा लीपती हैं, बनाती हैं और उन्हें सिखाती हैं। चूल्हा जलता है और पहली रसोई का धुआं ऊपर की ओर उठता है। ठीक बगल में ताई सास भगवंती देवी जी की 2 मंजिला आलीशान हवेली है। अरे ओ पार्वती, ये क्या आफत मचा रखी है? ये जहरीला धुआं सीधा मेरी हवेली के कमरों में घुस रहा है। भगवंती देवी नीचे उतरकर आंगन में आ जाती हैं और बहुओं पर बरसने लगती हैं। होश में तो हो तुम लोग? तुम्हारी इस फटी हाल झोपड़ी की जितनी कीमत नहीं है उससे ज्यादा का पेंट मैंने अपनी दीवारों पर करवाया है। ये धुआं मेरे सफेद पेंट को काला कर देगा। जब से आए हैं बस टॉन्ट ही सुन रहे हैं। नहाने पे टॉन्ट, सोने पे टॉन्ट, अब खाने पे भी। सही तो कह रही हैं ताई जी, हमारी हैसियत ही क्या है। चुप रहो ताई जी, आप तो बेकार परेशान हो रही हैं। अब अंदर जगह नहीं है तो हम कहाँ जाएं? वैसे हम आपकी भी तो बहुएं हैं। एक काम करते हैं, हम अपना राशन लेकर आपकी रसोई में आ जाएंगे, वहीं बना लेंगे और आपको भी खिला देंगे। अरे ना, मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। अपनी ये फौज वहीं रखो। तो फिर तय रहा, हम यहीं बाहर बनाएंगे। क्यों पड़ोसन चाची, सही कहा ना? हाँ, भगवंती बनाने ते बेचारियों को बहुएं हैं, आखिर कहाँ जाएंगी? ताई जी पैर पटकती हुई वापस चली जाती हैं। सुमित्रा, देखा कैसे शेरनी बनके बगलें झांकने लगी? तूने तो उसका मुंह ही बंद कर दिया। पांचों मिलकर बाहर खुले में रसोई करती हैं। दोपहर को पांचों पति काम से वापस लौटते हैं। झोपड़ी में बैठने की भी जगह नहीं है, इसलिए जमीन पर दरी बिछाकर सब बैठते हैं। आप लोग बहुत थक गए होंगे। क्या अपनी खुद की खेती में इतना काम था? सुमित्रा, सच तो यह है कि हमारी खुद की जमीन बंजर है। मैं और सोहन दूसरे के खेतों में मजदूरी पर काम करते हैं और
मैं पास की फैक्ट्री में धागा भरने का काम करता हूँ। अजय दुकान पर सामान पहुंचाता है और आकाश शहर में कुछ चीजें बेचता है। यानी आप लोग किसान भी नहीं है, सिर्फ मजदूरी करते हैं? अभी हालत ऐसे ही है निशा, पर हमने वादा किया है हम मेहनत करेंगे। एक दिन हमारी खुद की जमीन भी होगी और पक्का घर भी। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। रात हो जाती है और थकान की वजह से घर के अंदर सब गहरी नींद में है, लेकिन भगवंती देवी के मन में खुन्नस की आग जल रही है। वो दबे पांव अपनी हवेली से निकलती हैं और हाथ में एक भारी डंडा लेकर नीम के पेड़ के नीचे बने मिट्टी के चूल्हे के पास पहुंचती हैं। बढ़िया धुएं वाला तड़का लगाने वाली मेरी हवेली के सामने चूल्हा जलाएंगी ये राजकुमारियां। अब बनाओ खाना इस पर। ताई जी पूरी ताकत से चूल्हे पर वार करती हैं और उसे चकनाचूर कर देती हैं। सुबह जब बहुएं बाहर आती हैं तो टूटा हुआ चूल्हा देखकर हैरान रह जाती हैं। ये देखो, कल ही तो इतनी मेहनत से लीपा पोती की थी और आज ये हाल है। ये जरूर उन्हीं ताई जी का काम है। रो मत निशा, चूल्हा ही तो टूटा है, हौसला नहीं। चलो इसे फिर से बनाते हैं। हम जितनी बार वो तोड़ेंगी उतनी बार बनाएंगे। देखते हैं उनकी लाठी में कितना जोर है। बहुएं दोबारा चूल्हा बनाती हैं, लेकिन दिन भर की चिड़चिड़ाहट और तानों से तंग आकर बहुएं अपने पतियों को सुनाने लगती हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? न रहने का ठिकाना, न ढंग का काम। हमें बताया गया था कि आपके पास खेत है, कहाँ है वो खेत? तुम लोग बहुत परेशान हो गई हो ना। चलो आज हम तुम्हें अपनी वो जमीन दिखाते हैं जहां हमारा बचपन बीता है। घर से थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। आसपास लहलहाती हरी भरी फसलें हैं, लेकिन बीच में एक बड़ा सा टुकड़ा बिल्कुल सूखा और बंजर पड़ा है। ये क्या? आसपास इतनी हरियाली और हमारा हिस्सा बिल्कुल रेगिस्तान जैसा, ये बंजर क्यों है? सुमित्रा, हमारे पास न खाद के पैसे थे, न सिंचाई का कोई साधन। वक्त पर पानी नहीं मिला तो मिट्टी ने दम तोड़ दिया। और वो दूर तक जो लहलाते हुए खेत दिख रहे हैं वो किसके हैं? वो सब ताई जी के खेत हैं। उन्होंने दूसरे किसानों को दिहाड़ी पर दे रखे हैं। यानी ताई जी के पास इतना पैसा और जमीन है और आप लोग उनकी आंखों के सामने मजदूरी कर रहे हैं। बंजर खेत की मेड़ पर पांचों बहुएं बैठी हैं। शाम ढल रही है और खेतों की तरफ से आने वाली हवा इतनी ठंडी और सुकून भरी है कि वो अपनी सारी थकान भूल जाती हैं। कितनी प्यारी हवा है। काश हमारी रसोई भी यहीं पर होती। यहीं ठंडी हवा में बैठते, यहीं चूल्हा जलाते और यहीं पतियों को गर्मा गर्म रोटियां खिलाते। आइडिया तो बिल्कुल सही है निशा। अगर हम अपनी रसोई यहाँ खेतों के बीच में ले आए तो ना जगह की कमी होगी और ना ही किसी के ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन दीदी, ये तो पूरी बंजर जमीन है, यहाँ धूल उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी। अगर बारिश आ गई तो हमारी रसोई का क्या होगा? क्या हम रोज रोज नया चूल्हा बनाएंगी? लकड़ियां गीली हो गई तो आग कैसे जलेगी? हमारे पास तो छप्पर डालने के भी पैसे नहीं है। कोशिश तो कर सकते हैं ना। कम से कम उस घुटन भरी झोपड़ी और ताई जी की जली कटी बातों से तो दूर रहेंगे। रात को घर लौटकर पांचों बहुएं अपने पतियों और सास ससुर के सामने ये प्रस्ताव रखती हैं। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, खेत में रसोई, वहां न पानी है न दीवारें। गांव वाले क्या कहेंगे कि घर की बहुएं अब सरेआम खेतों में खाना बनाएंगी। इसी बीच ताई सास भगवंती देवी दीवार से कान लगाकर सब सुन रही थी। वो तुरंत दल्लान में आ धमकती हैं। वाह भाई वाह, अब बहुएं उघाड़े में रसोई बनाएंगी। नहाना धोना तो कम था, अब पूरे गांव को तमाशा दिखाएंगी। मुझे तो शर्म आती है खुद को इस खानदान का बताते हो। नाक कटवा के मानोगी तुम लोग। मम्मी जी, आप इनकी बातों में मत जाइए, आप अपना फैसला बताइए। मम्मी जी, आप सोचिए, अगर रसोई खेत में होगी तो झोपड़ी में रहने की जगह बढ़ जाएगी। शाम को हम सब खुली हवा में चैन की रोटी खा पाएंगे। यहाँ तो पसीनों में टप टप भीगते हुए निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतरता। और सबसे बड़ी बात, आपको रोज रोज ताई जी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। बात तो बहुत सही कह रही है। अगर वहाँ सुकून मिलता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, अगर तुम पांचों मिलकर ये काम संभाल सकती हो तो कल से ही तैयारी शुरू करो। अगले दिन बहुएं जोश में हैं। वो अपने पतियों को मनाती हैं कि वो कहीं से सीमेंट के खाली बोरे और पुराने खंबे ला कर दें। आप बस हमें थोड़े सीमेंट के बोरे और बांस के खंबे ला दो। हम पांचों मिलकर वहाँ एक छोटा सा छप्पर और पक्का चूल्हा बना लेंगी। पति मान जाते हैं। शाम को पतियों के लाए सामान से बहुएं बंजर खेत के बीचों बीच अपनी नई दुनिया बसाने की तैयारी शुरू करती हैं। वो ईंटें ढोती हैं, मिट्टी सानती हैं और सीमेंट के बोरों को जोड़कर छत बनाने की योजना बनाती हैं। देखते हैं ये राजकुमारियां उस धूप और मिट्टी में कितने दिन टिकती हैं। जिस दिन पहली बारिश होगी इनकी रसोई बह जाएगी। कड़ी मेहनत के बाद बंजर खेत के बीचों बीच एक अनोखी रसोई तैयार होती है। बहुओं ने सीमेंट के पुराने बोरों और फटी हुई टी शर्ट्स को जोड़कर एक काम चलाऊ छप्पर बना लिया है। नीचे मिट्टी और ईंटों का एक बड़ा सा चूल्हा है। अब उनका सारा सामान, आटा, दाल, मसाले वहीं एक कोने में रखा रहता है। हाँ निशा, और सबसे बड़ी बात, यहाँ हम पांचों खुलकर हाथ चला पा रही हैं। शाम के 5 बजते ही जब धूप ढलती है, पांचों बहुएं सज धज कर खेतों की ओर निकल पड़ती हैं।
यह देखकर भगवंती देवी से रहा नहीं जाता। वो अपनी चारों पड़ोसनों शीला, मुन्नी, कांता और विमला को इकट्ठा कर लेती हैं। देखो रे, इस खानदान की इज्जत तो अब खुले खेतों में नीलाम हो रही है। बहुएं हैं या आवारा पंछी, घर की चार दीवारी में खाना बनाने में इन्हें मौत आती थी, अब देखो कैसे मैदान में मेला लगा रखा है। और नहीं तो क्या, लोग दूर दूर से तमाशा देखने आ रहे। सावित्री के घर में तो जैसे अकाल पड़ गया है, जो बहुओं को बाहर चूल्हा फूकना पड़ रहा है। कल को तो ये वहीं सोने भी लगेंगी। कैसी बेशर्म बहुएं, जरा भी लाज हया नहीं बची। गांव वाले वहां से गुजरते हुए तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कोई हंस रहा है तो कोई उंगलियां उठा रहा है। यह सब देखकर हर ज्ञान सिंह का सिर शर्म से झुक जाता है। बस बहुत हुआ, तुम लोग हमारा मजाक उड़वा रही हो। अरे पूरे गांव में हमारी थू थू हो रही है। चलो घर वापस, ये तमाशा बंद करो। सुमित्रा, बाबूजी सही कह रहे हैं, लोग गंदी बातें कर रहे हैं, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। पिताजी, मजाक हमारा नहीं, उन लोगों की सोच का उड़ रहा है जो घर की बहुओं को पसीने और घुटन में मरते देख खुश थे। आज उन्हें खुली हवा में हमें देखकर तकलीफ हो रही है। हम यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, बस अपना पेट पालने के लिए सुकून से खाना बना रही हैं। हम टस्सीमस नहीं होंगे जब तक आप हमें एक सम्मानजनक और खुली रसोई नहीं बना कर देते। हम इसी ठंडी हवा और खेत के बीच रसोई में खाना बनाएंगी। पति और ससुर के कड़े विरोध के बावजूद बहुएं अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। वो सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को 5 बजे के बाद खेतों में मोर्चा संभाल लेती हैं। धीरे धीरे सास पार्वती और ससुर भी वहां आकर बैठने लगते हैं। सच कहूँ तो हर ज्ञान जी, बरसों बाद चैन की सांस ले रही हूँ। उस झोपड़ी की घुटन से तो ये खेत 1000 गुना बेहतर है। शाम ढलते ही खेत के बीचों बीच चूल्हा जलता है। पांचों भाई काम से थक हार कर सीधे खेत पहुंचते हैं। वाह, ऐसी रोटी तो कभी झोपड़ी में बैठकर नहीं लगी। यहाँ तो जैसे भूख दुगनी हो गई है। और क्या, अब तो ताई जी को जलने दीजिए, हम तो यहीं अपनी रसोई चलाएंगे। दूर हवेली की छत पर खड़ी ताई जी ये दृश्य देखकर जल भुन रही थी। एक सुहानी शाम, पांचों बहुएं खेत की रसोई में काम निपटाकर मेड़ पर बैठी हैं। ठंडी हवा चल रही है। सुमित्रा गहरी सोच में डूबी आसपास के हरे भरे खेतों को देख रही हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर आसपास की सारी जमीन सोना उगल रही है तो बीच का ये टुकड़ा अचानक बंजर कैसे हो गया? कुदरत इतना भेदभाव नहीं करती। तभी निशा अपने फोन में कुछ देख रही है। अचानक वो उछल पड़ती है। दीदी इधर देखो, मैं YouTube पर एक वीडियो देख रही हूँ। इसमें दिखाया है कि कैसे कुछ औरतों ने मिलकर बिल्कुल सूखी और पथरीली जमीन को ऑर्गेनिक खाद की मदद से लहलहाते बगीचे में बदल दिया। क्या सच में? पर हमारे पास तो महंगी खाद खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। पैसों की जरूरत किसे है? वीडियो में देखो, रसोई का कचरा, दाल चावल का बचा हुआ पानी और गोबर, ये सब तो हमारे पास है। अगर हम अपनी रसोई का सारा कचरा और पानी इस मिट्टी में डालें तो? अगले दिन से ही बहुओं का नया मिशन शुरू हो जाता है। चलो बहनों, उठाओ फावड़ा, आज इस मिट्टी की सोई हुई किस्मत को जगाना है। पांचों बहुएं मिलकर जमीन की खुदाई शुरू करती हैं। वो घर की रसोई से निकलने वाला गीला कचरा, सब्जियों के छिलके और दाल चावल धोने के बाद बचा हुआ पानी एक गड्ढे में इकट्ठा करने लगती हैं। मम्मी जी ने बताया था कि गोबर को गलाकर उसकी खाद सबसे बढ़िया होती है। मैं और प्रीति गोबर के कंडे भिगोकर उनका अर्क इस मिट्टी में डालेंगे और मैं कुएं से बाल्टियां भरकर लाऊंगी। कई दिनों की मेहनत के बाद वो बंजर दिखने वाली जमीन अब नरम होने लगी है। बहुओं ने वहां छोटी छोटी क्यारियां बनाई हैं। सुमित्रा अपने साथ घर से लाई हुए मिर्च, टमाटर और कुछ हरी सब्जियों के बीज निकालती है। ये सिर्फ बीज नहीं है, ये हमारा जवाब है उन लोगों को जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। ताई सास भगवंती देवी अपनी छत से ये सब देख रही हैं और मन ही मन खिसिया रही हैं। पागल हो गई हैं ये कल की आई हुई बहुएं। जहाँ सालों से घास का तिनका नहीं उगा, वहाँ ये सब्जियां उगाएंगी। मिट्टी ढो ढोकर अपनी जवानी और रूप खराब कर रही हैं। देख लेना, एक दिन थक हार कर वापस झोपड़ी में ही दुबक जाएंगी। बहुएं ताई जी के तानों को हवा में उड़ा देती हैं। वो सुबह शाम अपनी खेतों वाली रसोई के साथ साथ अपनी छोटी सी बगिया की देखभाल करती हैं। बहुओं की मेहनत रंग तो ला रही थी, पर पहले प्रयास में डाले गए बीज ज्यादा पानी और गर्मी की वजह से सड़ गए। पांचों बहुएं मायूस हुई, पर सुमित्रा ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार जब बीज अंकुरित होने ही वाले थे, तब रात में भयंकर आंधी आ गई। धूल भरी हवा ने क्यारियों को ऊपरी मिट्टी की परत ही उड़ा दी और सारे बीज बिखर गए। दीदी किस्मत ही खराब है हमारी, हवा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हवा मिट्टी उड़ा सकती है निशा, हमारा इरादा नहीं। चलो तीसरी बार कोशिश करते हैं। तीसरी बार उन्होंने क्यारियों के चारों तरफ सूखे पत्ते और लकड़ियों की छोटी मेड़ बनाई। कुछ दिनों बाद सुबह की पहली किरण के साथ निशा चिल्लाई, दीदी देखो देखो, छोटा सा हरा अंकुर, हमारी मेहनत सफल हो गई। सच में, एक दो नहीं, देखो पूरी क्यारी में नन्हे नन्हे हैं। ताई सास भगवंती देवी अपनी छत से ये सब देख रही थी। उनके माथे पर पसीना आ गया।
अगर ये पौधे बड़े हो गए तो गांव वाले कहेंगे कि सावित्री की बहुओं ने चमत्कार कर दिया, मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, इन्हें रोकना ही होगा। रात का गहरा सन्नाटा है। पांचों बहुएं अपने खेत वाली रसोई समेट कर घर आ चुकी हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर ताई जी दबे पांव खेत में पहुंचती हैं। वो एक एक करके उन कोमल पौधों को जड़ से उखाड़ने लगती हैं और मिट्टी को अपने पैरों से रौंद देती हैं। अगली सुबह जब बहुएं अपनी रसोई के लिए खेत पहुंचती हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यारियां उखड़ी पड़ी हैं, नन्हे पौधे मुरझाकर मिट्टी में दबे हुए हैं। पूरी मेहनत एक रात में राख हो गई। हमने तो पहले ही कहा था शहर की बहुएं चलिए खेती करने, बंजर जमीन ने अपनी औकात दिखा दी, निकल गई सारी हवा। रसोई भी गई और खेती भी, अब चलो वापस अपनी उसी झोपड़ी में। बहुएं सुबक रही हैं, लेकिन सुमित्रा की नजरें भीड़ में खड़ी ताई जी पर टिक जाती हैं। क्यों जी सुमित्रा, बड़ी आई थी इस पत्थर से सोना निकालने वाली? देख लिया कुदरत का करिश्मा, मेरी बात मान लेती तो आज ये मुंह ना छुपाना पड़ता। ताई जी, ये काम तो किसी अपने ने ही किया है, जिसे हमारी तरक्की से जलन हो रही थी। तू क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोल। जिसने भी ये किया है उसने सिर्फ पौधे नहीं उखाड़े, अपनी इंसानियत उखाड़ फेंकी है। खेत में हुई बर्बादी के बाद सुमित्रा ने हार मानने के बजाय सच का पता लगाने का फैसला किया। उस दिन बहुओं ने मिलकर चूल्हे पर केसर या खीर बनाई थी। सुमित्रा ने सोचा कि इसी बहाने ताई जी के घर जाकर उनके मन को टटोला जाए। पांचों बहुएं जैसे ही ताई जी की हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची, अंदर से आती आवाजों ने उनके कदम रोक दिए। अरे सचमुच भगवंती, तूने कमाल कर दिया भाई। उन कल की आई छोरियों के हौसले पस्त करना जरूरी था, वरना वो तो बंजर जमीन में भी जान डाल रही थी। अरे मैं क्या इतनी आसानी से पूरी जायदाद हाथ से जाने देती? अगर वो बंजर टुकड़ा लहलहा उठता तो सालों पुराना वो राज बाहर आ जाता। चुप कर, धीरे बोल। अगर उन्हें पता चल गया कि हरज्ञान मेरा सगा नहीं सोतेला भाई है और इस पूरी जायदाद का असली वारिस वही है, तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमने तो उसके सीधेपन और छोटे होने का फायदा उठाकर सारी कागजी कार्रवाई अपने हक में कर ली थी। और ऊपर से हम उन पर यह एहसान भी जताते हैं कि वो हमारे रहमो करम पर पल रहे हैं। ये छोटी सी झोपड़ी और वो बेकार जमीन का टुकड़ा हमने उन्हें दान में दिया है ताकि वो हमारे तलवे चाटते रहें। बाहर खड़ी पांचों बहुओं के हाथ कांपने लगे। खीर का बर्तन सुमित्रा के हाथ में थरथरा रहा था। निशा और प्रीति की आंखों में गुस्से के आंसू थे। वो चुपचाप वहां से पीछे हट गई और सीधे अपने खेत वाली रसोई में लौट आई। दीदी, ये सब क्या था? हम जिन्हें अपना बुजुर्ग मान रहे थे वो तो आज तीन के साथ निकले। वो आलीशान हवेली, वो लहलहाते खेत, वो सब हमारे ससुर जी का है। और ये लोग हमें कंगला और भिकमंगा कहकर ताने मारते थे। हमारी ही संपत्ति पर कब्जा करके हमें ही मजदूर बना दिया। दीदी, अब हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। चलिए अभी सबको सच बताते हैं। नहीं कविता, अभी नहीं। उनके पास ताकत है, पैसा है और शायद वो कागजात भी जो उन्होंने छल से बनवाए हैं। हमारे पास सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। अगर हम अभी शोर मचाएंगे तो वो सबूत मिटा देंगे। तो क्या हम ऐसे ही चुपचाप उनका जुल्म सहते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें वो असली कागजात ढूंढने होंगे जो उन्होंने छिपा कर रखे। हमें साबित करना होगा जिसे वो दान कह रहे हैं वो असल में हमारा अधिकार है। बहनों, ताई जी का ध्यान भटकाने के लिए हम अपनी खेतों वाली रसोई को और बड़ा करेंगे और सबूत इकट्ठे करेंगे। बहू ने तय कर लिया था कि वो अपने पतियों को अभी कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सीधे साधे हैं और बात बिगड़ सकती है। साथ ही किस्मत ने भी पांचों बहुओं का साथ दिया। गर्मी की छुट्टियों में ताई, ताऊ और उनका परिवार शहर घूमने गया। हवेली सोनी थी। क्यों ना हम ताई जी के घर में घुस जाएं छत के रास्ते से और तलाशी ले। हाँ, अच्छी तरकीब है। अभी मौका भी है, दस्तूर भी। बहनों, अगर कागज हवेली में होते तो ताई इतनी बेफिक्र होकर शहर ना जाती। याद करो, जब भी हम नीम के उस पुराने पेड़ के पास जाते हैं ताई चीखने लगती है। हो ना हो उसी नीम के पेड़ के नीचे कुछ है। ठीक है, हम आज रात को ही इस राज का पर्दाफाश करेंगे। रात के सन्नाटे में पांचों बहुएं फावड़ा लेकर नीम के पेड़ के नीचे पहुंचती हैं। पसीने से तरबतर होकर वो खुदाई करती हैं और करीब 3 फीट नीचे एक तांबे का मटका मिलता है। दीदी, मिल गया। देखो, इसके अंदर लाल कपड़े में लिपटे कुछ पुराने कागज हैं। सुमित्रा जल्दी से कागज खोलती हैं। वो असली वसीयत और जमीन के दस्तावेज थे, जिन पर ससुर हरज्ञान सिंह के पिता के साफ दस्तखत थे कि पूरी 100 बीघा जमीन और हवेली के असली वारिस हरज्ञान सिंह ही हैं। बहुएं तुरंत घर लौटती हैं और ससुर जी को जगाकर उनके सामने वो कागज रख देती हैं। हे भगवान, जिसे मैं अपना सगा भाई समझकर भगवान मानता रहा, उसने मेरे साथ इतना बड़ा छलावा किया। यह सब मेरा था और मैं अपने बच्चों को एक झोपड़ी में तड़पता देखता रहा।
धिक्कार है ऐसे रिश्तों पर सुमित्रा। तुम पांचों ना होती तो हम आज भी उनके तलवे चाट रहे होते। धिक्कार है ऐसे रिश्तों पर सुमित्रा। तुम पांचों ना होती तो हम आज भी उनके तलवे चाट रहे होते। अगले दिन गांव की चौपाल लगती है। ताई और ताऊ जैसे ही शहर से लौटते हैं उन्हें सीधे पंचायत में बुला लिया जाता है। वहां सरपंच और गांव के लोग मौजूद हैं। उमराव सिंह, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। बहुओं ने वो सच ढूंढ निकाला जिसे तुमने सालों से मिट्टी में दबा रखा था। अरे ये सब झूठ है, ये कागज फर्जी है। ताया जी, अब बात पंचायत से आगे निकल चुकी है। हम पांचों बहुएं शहर के वकील से बात करके आई हैं। अगर आपने शांति से हमारा हक नहीं लौटाया तो कोर्ट के सिपाही आपको हथकड़ी लगाकर ले जाएंगे। चुन लीजिए, इज्जत से जमीन वापस करेंगे या जेल जाएंगे। अरे हरज्ञान भाई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। भाई साहब, आपने तो सगा होकर सौतेले से भी बुरा व्यवहार किया। खैर, मेरी बहू ने जो फैसला लिया है वही अब इस घर का कानून होगा। सुमित्रा और बाकी बहुओं ने मिलकर ताई ताऊ को हवेली से बाहर कर दिया। ताई जी, आज से आप और ताया जी उसी मिट्टी की झोपड़ी में रहेंगे जहां आपने हमें इतने सालों तक रखा। अब आप हमारे रहमो करम पर वहां रहेंगी। आपको भी तो पता चले कि उस घुटन और मच्छरों के बीच रातें कैसे कटती हैं। और हाँ, वहाँ हमने मनी प्लांट और कुछ बेलें लगाई थी, उन्हें पानी देते रहना, शायद आपको भी थोड़ी ठंडी हवा नसीब हो जाए। परिवार अब आलीशान हवेली में शिफ्ट हो गया है, लेकिन बहुओं का दिल अभी भी उसी बंजर खेत जो अब हरा भरा है में बसा हुआ है। उन्होंने खेत के उसी हिस्से में जहां उनकी रसोई थी अपनी यादों के लिए एक छोटी सी ईंटों वाली झोपड़ी बनाई है। दीदी, हवेली में चाहे कितने भी कमरे हों, पर जो सुकून इस छोटी सी जगह पर मिलता है वो कहीं नहीं। उस झोपड़ी के चारों ओर उन्होंने लौकी, तोरई और अंगूर की बेलें चढ़ा दी हैं। बहुएं सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो बंजर जमीन पर ध्यान देना शुरू करती हैं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाती है। जो टुकड़ा बंजर था वहां अब हरी भरी बेलें और सब्जियां लहलाने लगती हैं। पतियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। रामपाल अनाज बेचने का काम संभालता है। सोहन खाद का और बाकी भाई खेतों में हाथ बटाते हैं। अब पूरा खेत लहला रहा है। बहुओं ने मिलकर एक शानदार बिजनेस मॉडल तैयार किया है। सुमित्रा, इस बार हमारे ऑर्गेनिक अनाज की मांग शहर तक पहुंच गई है। सारा अनाज मंडी जाने के लिए तैयार है। और हमारी जैविक खाद तो आसपास के 10 गांवों के किसान ले जा रहे हैं। हम खेती के नए उपकरणों और सिंचाई का काम देख लेंगे। अब हमारी जमीन का एक भी कोना बंजर नहीं रहेगा। शाम का समय है। हवेली के आराम को छोड़कर पांचों बहुएं और उनका परिवार खेत वाली उसी झोपड़ी के पास जमा हुआ है। चारों तरफ फसलें झूम रही हैं। दूर झोपड़ी में बैठी ताई जी अपनी हवेली को देख रही थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ताई ताऊ की झोपड़ी में भेजना सही सजा थी या बहुओं को उन्हें माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर साझा करें।